स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप एसटीएम। एसटीएम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे सैंपल के सरफेस की एटॉमिक लेवल पे स्टडी कर सकता है, करवा सकता है। और ये जो स्टडी होती है इस सैंपल की, वो कम्प्लीटली 3D रहेगी और एटॉमिक लेवल पे रहेगी, डिटेल स्टडी रहती है। ये जो टेक्निक है वो कंडक्टिव मटेरियल या फिर डीएनए मॉलिक्यूल्स की स्टडी के लिए भी यूज़फुल है। फर्स्ट टाइम जो ये इन्वेंट हुआ था एसटीएम, ये आईबीएम के साइंटिस्ट गर्ट बिनिंग और हेनरी स्ट्रॉरर ने किया था 1981 के अंदर, और फिज़िक्स के अंदर इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1986 में इसी एसटीएम के लिए, इस इंस्ट्रूमेंट के लिए। सो फर्स्टली नाम से मेंशन हो रहा है स्कैनिंग, तो इसके अंदर भी स्कैनिंग होगी, जैसे हमने साम में पढ़ा जो भी हमारा सैंपल है उसकी स्कैनिंग की जाएगी। लेकिन उधर क्या था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था, इधर क्या था, इधर क्या है, टनलिंग माइक्रोस्कोप। टनलिंग माइक्रोस्कोप में क्या रहेगा कि हम टनलिंग का जो कॉन्सेप्ट है जो हमने क्वांटम में पढ़ा है उसका यूज़ करेंगे। तो जो इसका प्रिंसिपल है वो भी एक्चुअली किस पे बेस्ड है, एसटीएम इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिकल इलेक्ट्रॉन टनलिंग। तो वहाँ जो इलेक्ट्रॉन टनलिंग का कॉन्सेप्ट हमने क्वांटम में पढ़ा है, तो ये एसटीएम उस पे ही बेस्ड है, उसका जो प्रिंसिपल है। सो वैसे आपको टनलिंग के बारे में पता होगा, लेकिन एक ब्रीफ आइडिया टनलिंग का यहाँ मैं देती हूँ। सो लेट ये एक एनर्जी बैरियर है मेरा, एनर्जी बैरियर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। तो अगर यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन पड़ा है और इलेक्ट्रॉन को ये एनर्जी बैरियर क्रॉस करना है, तो इसको मिनिमम एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए। अगर इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मान लो कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, तो क्या होगा कि ये यहाँ एनर्जी बैरियर से टकराएगा और ये वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या है, एनर्जी बैरियर के इस साइड पे इस इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, ज़ीरो रहेगी, कि यहाँ पे हमको इलेक्ट्रॉन इस साइड नहीं दिखेगा। तो ये बात किसने कही थी, क्लासिकल मैकेनिक्स में, क्योंकि उन्होंने लेट किया था कि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक पार्टिकल है जो ऐसे क्रॉस नहीं कर सकता, इसकी यहाँ पे ज़ीरो प्रोबेबिलिटी रहेगी अगर इसकी एनर्जी इतनी सफिशिएंट नहीं है इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए। लेकिन देन क्वांटम कम्स इन पिक्चर, तो उन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव की तरह भी बिहेव करता है। अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ही एनर्जी बैरियर है और इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं है, स्टिल कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी रहेगी कि इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी बैरियर के इस साइड पे भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ज़ीरो नहीं रहेगी। तो होता कैसे है कि ये इलेक्ट्रॉन की वेव है, ये यहाँ से क्रॉस करते हुए इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा कम हो जाएगा, बट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो सकता है, ये पॉसिबल है। ये क्वांटम के थ्रू हमें पता चला था। और ये होता कैसे है, टनलिंग के थ्रू, कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कम एनर्जी होने के बावजूद भी इस एनर्जी बैरियर से टनल कर जाता है। तो ये कुछ टनलिंग का कॉन्सेप्ट हमें क्वांटम से मिला। तो जो एसटीएम है वो भी क्वांटम मैकेनिकल इलेक्ट्रॉन टनलिंग पे बेस्ड है। तो प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं। तो प्रिंसिपल किस तरह से है इसका, सो ये मान लीजिए कि ये मेरे दो इलेक्ट्रॉन के दो मेटल सरफेसेस है, सॉरी, एक ये मेटल सरफेस है और एक ये मेटल सरफेस है। तो इन दोनों मेटल के सरफेस में ये जो बीच का एरिया, या तो कोई इंसुलेटर है या फिर वैक्यूम प्रेजेंट है। तो वैक्यूम या इंसुलेटर प्रेजेंट होने की वजह से ये दोनों मेटल के जो सरफेस है आपस में इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज नहीं कर सकते, ना ही तो यहाँ इस मेटल सरफेस का इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हो सकता है और ना ही इस मेटल सरफेस का इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हो सकता है, क्योंकि बीच में इंसुलेटर है या फिर वैक्यूम प्रेजेंट है। देन फर्दर अगर वोल्टेज अप्लाई कर दी जाए इन मेटल सरफेसेस के अक्रॉस, तो जो ये वैक्यूम थी वो एनर्जी बैरियर का काम कर रही थी इन मेटल सरफेसेस के बीच में, कि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन ना ही तो यहाँ जा पा रहा था इस मेटल सरफेस से, ना ही यहाँ जा पा रहा था इंसुलेटर होने की वजह से, एनर्जी बैरियर होने की वजह से। अब वोल्टेज अप्लाई करने पर क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर सकते हैं या टनल कर सकते हैं इन दोनों में आपस में, ये मेटल से मेटल। तो ये जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं बैरियर के अक्रॉस, वो टनलिंग के थ्रू करते हैं और कुछ स्मॉल करंट भी फ्लो होता है इनके बीच में। लेकिन ये करंट प्रोड्यूस होने के लिए इन दोनों के बीच में, ये जो दो मेटल सरफेसेस है इनके बीच में जो डिस्टेंस रहेगा वो स्मॉल रहना चाहिए। कुछ फ्यू आंगस्ट्रॉन्ग की यूनिट्स में हम कह सकते हैं इतना ही डिस्टेंस रहना चाहिए, इससे ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए,
टनलिंग के लिए। ठीक है, तो प्रिंसिपल भी कुछ इस तरह से हैं। अगर हम रीड करें थियोरेटिकली, एसटीएम इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिकल इलेक्ट्रॉन टनलिंग। एसटीएम क्वांटम मैकेनिकल इलेक्ट्रॉन टनलिंग पे बेस्ड है। अगर दो फ्लैट सरफेस मेटल के सेपरेट किए जाते हैं इंसुलेटर या वैक्यूम के थ्रू, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाते एक सरफेस से दूसरे सरफेस, बिकॉज इंसुलेटर वर्क करता है एज एनर्जी बैरियर। देन वोल्टेज अप्लाई करेंगे दोनों सरफेसेस के बीच में, तो ड्राइविंग फोर्स जो है उस जो वोल्टेज है वो कैसे एक्ट करती है कि इलेक्ट्रॉन को मूव करवाती है बैरियर्स के बीच में, और टनलिंग हो जाती है फाइनली। और टनलिंग की वजह से करंट फ्लो करता है, और जो डिस्टेंस है वो स्मॉल होना चाहिए उन सर्फेसिस के बीच में। देन वी फर्दर मूव टू कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। सो कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से होती है। सो एसटीएम के अंदर यहाँ पे ये सैम्पल प्लेस्ड होता है, सैम्पल के ऊपर यहाँ पे ये टिप रहती है। एसटीएम में ये जो टिप होती है ये टंगस्टन या फिर प्लैटिनम इंडियम एलॉय से बनी होती है। ये जो टिप होती है काफ़ी शार्प और काफ़ी पतली होती है। इसका जो एंड होता है उस पर सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट होता है। अगर एनलार्ज करके देखें तो व्यू कुछ इस तरह से रहता है कि ये टिप है और ये हमारा सैंपल है, ये सैंपल के एटम्स प्लेस्ड हैं यहाँ पे, और ये टिप के एटम्स प्लेस्ड है। तो एंड पे टिप का सिर्फ एक एटम प्रेजेंट रहेगा, ये इतनी शार्प रहेगी। और इन टिप और सैंपल के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस रहता है, ऐसे बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं रहते। ये जो डिस्टेंस होता है ये फ्यू एंगस्ट्रॉम्स का होता है, ज़्यादा नहीं होता। उसके बाद जो टिप है फर्दर कनेक्टेड रहती है पीजो इलेक्ट्रिक ट्यूब से। पीजो इलेक्ट्रिक ट्यूब के अंदर ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो स्कैनिंग में हेल्प करेंगे। उसके बाद ये जो टिप होती है और ये जो सैंपल होता है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा एसटीएम वर्क करता है प्रिंसिपल उसका टनलिंग पे, तो ये टनलिंग वोल्टेज इसको सप्लाई की जाती है। टनलिंग वोल्टेज जब सप्लाई करते हैं तो टनलिंग करंट प्रोड्यूस होता है। जैसे अभी हमने पढ़ा प्रिंसिपल में, जो टनलिंग करंट प्रोड्यूस होता है वो मेजरेबल नहीं होता, वो काफ़ी कम होता है। तो इसीलिए टनलिंग करंट एम्पलीफायर के साथ उसे कनेक्ट किया जाता है ताकि जो करंट है उसको एम्पलीफाई किया जा सके। और ये डिस्टेंस कंट्रोल और स्कैनिंग यूनिट यहाँ पे ये इसको कंट्रोल करता है, स्कैन करता है, और देन यहाँ से पास होके ये डाटा प्रोसेसिंग एंड डिस्प्ले, यहाँ पे ये डिस्प्ले किया जाता है। जो भी हमारी इमेज होगी इसको प्रोसेस करके इमेज शो की जाती है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से इसकी सो पहले हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं। तो जैसे कि हमें पता है यहाँ सैंपल प्लेस्ड है, सैंपल के कुछ डिस्टेंस पे इसके साथ टिप प्लेस्ड है, और टिप कहाँ पे किससे कनेक्टेड है, पीजो इलेक्ट्रिक ट्यूब से, और इसके अंदर ये इलेक्ट्रोड्स थे। तो एक्चुअल में ये काम क्या करते हैं, ये एक XYZ स्कैनर भी बोला जाता है पीजो इलेक्ट्रिक ट्यूब को। पीजो इलेक्ट्रिक ट्यूब यहाँ ये पीजो इलेक्ट्रिक एलिमेंट से कनेक्टेड रहते हैं। ये काम क्या करता है, इसको XYZ डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए हेल्प करता है इस टिप को। तो ये टिप को XYZ डायरेक्शन में कैसे मूव करा पाता है कि ये जो पीजो इलेक्ट्रिक एलिमेंट है ये इन ट्यूब्स की वोल्टेज चेंज करते हैं। तो जैसे जैसे इनकी वोल्टेज चेंज होती है वैसे वैसे ये टिप को मूव करा सकता है। ठीक है, अब ये XYZ डायरेक्शन मतलब कि ये या तो जैसे कि हमें सैंपल को पूरा स्कैन करना है तो इसको हॉरिजेंटली XY डायरेक्शन में पूरा मूव करवा के पूरे सैंपल को स्कैन कर सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर सिर्फ टिप इसी डायरेक्शन में रहेगी तो सिर्फ इतने एरिया को स्कैन कर पाएगी, लेकिन अगर पीजो इलेक्ट्रिक ट्यूब की जैसे जैसे वोल्टेज चेंज होगी वैसे वैसे ये मूव करा पाएगा टिप को, तो ये पूरे सैंपल को स्कैन कर सकता है। एंड टिप और सैंपल के बीच में जो हाइट है, इनके बीच में जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है, वो भी ये कंट्रोल कर सकता है, उसको भी ये मूव कर सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है कि ये टनलिंग वोल्टेज प्रोवाइड की जाती है टिप और सैंपल के बीच में, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट कर देते हैं टनल करना टिप और सैंपल के बीच में। इन टनलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होता है, एक वीक टनलिंग करंट प्रोड्यूस होता है। तो अब टनलिंग वोल्टेज अप्लाई हुई टिप और सैंपल के बीच में, टिप और सैंपल के बीच में जो वोल्टेज थी इसकी वजह से हमें टनलिंग करंट मिला। जो टनलिंग करंट मिला है वो काफ़ी वीक रहता है, तो इसीलिए हमको एक टनलिंग करंट एम्पलीफायर लगाना पड़ता है। तो वो क्या काम करता है कि ये जो टनलिंग करंट है उसको एम्पलीफाई कर देता है। देन यहाँ ये पूरा जो स्कैन रिजल्ट होता है उसको कंट्रोल करके ये डाटा प्रोसेसिंग एंड डिस्प्ले ये क्या करता है, एक हमें 3D टोपोग्राफिक इमेज दे देगा। ठीक है, जिससे हमको पता चल जाएगा कि कैसे स्कैनिंग हुई है, क्या हमारा रिजल्ट है, कैसा हमारा सैंपल है। ठीक है, तो ये टिप ने पूरे सैंपल पे मूव करके पूरा सैंपल स्कैन करके हमें एक 3D टोपोग्राफिक इमेज स्क्रीन पे प्रोवाइड करवा दी थ्रू
tunneling of electrons between tip and sample, and tunneling was handled by tunneling voltage, and the tip was scanned by with the help of piezoelectric tubes, and piezoelectric tubes was handled by voltage provided to them. ओके, सो इसको हम लिखेंगे किस तरह से, वो ब्रीफ में मैं आपको शो करती हूँ, आप उसको डिटेल्ड लिख सकते हैं. STM utilizes a tip made from tungsten metal or platinum indium alloy, where at the end of tip there is only one atom of material. तो STM एक टिप यूज़ करता है जो टंगस्टन मेटल या प्लेटिनम इंडियम एलॉय से बनी होती है, और उस टिप के एंड पे एक एटम प्रेजेंट होता है. स्कैनर टिप, जो टिप है वो स्कैनिंग के लिए यूज़ होती है, इसलिए इसको स्कैनर टिप बोला जा रहा है. स्कैनर टिप इज़ अटैच टू पीजो इलेक्ट्रिक ट्यूब. स्कैनर टिप किससे अटैच रहती है? पीजो इलेक्ट्रिक ट्यूब स्कैनर से. तो हम करते क्या हैं, वोल्टेज को एडजस्ट करके पीजो इलेक्ट्रिक एलिमेंट का जो डिस्टेंस है टिप के साथ, टिप और सरफेस के बीच में, वो हम चेंज कर सकते हैं, वो हम एडजस्ट कर सकते हैं बाय रेगुलेटिंग पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडिंग अपॉन द वोल्टेज अप्लाई टू देम. तो जो वोल्टेज अप्लाई की जाएगी उसी अकॉर्डिंग ये डिस्टेंस स्पेसिफाई किया जा सकता है. ये प्रिंसिपल यूज़ हो सकता है हॉरिजॉन्टल पोजीशंस को भी चेंज करने में, एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन में स्कैनिंग टिप की, कि मतलब उसको स्कैन करने के लिए उसकी सारी डायरेक्शन में मूव करवाया जा सकता है. जब ये टनलिंग वोल्टेज अप्लाई की जाती है टिप और सैंपल के बीच में, इलेक्ट्रोड स्टार्ट कर देते हैं टनल करना, ठीक है, टिप और सैंपल के बीच में. और सैंपल जो है वो एक वीक इलेक्ट्रिक करंट देता है. वीक इलेक्ट्रिक करंट को आगे एम्पलीफाई करना पड़ता है क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट काफ़ी वीक रहता है, और फिर उसको मेज़र किया जाता है. तो ये जो टिप है स्कैन होती है पूरे सैंपल पे, किस लिए? एक 3D टोपोग्राफिक इमेज देने के लिए ऑफ सैंपल सरफेस, किस पे? कंप्यूटर स्क्रीन पे, ठीक है. देन 2 मोड्स ऑफ ऑपरेशन रहते हैं STM के. दो तरह से ये वर्क करता है. फर्स्ट इज़ कांस्टेंट करंट इमेजिंग, देन इट इज़ कांस्टेंट हाइट इमेजिंग. हम मोस्टली कांस्टेंट हाई इमेजिंग यूज़ करते हैं. फर्स्टली वी टॉक अबाउट कांस्टेंट करंट इमेजिंग. इसके अंदर होता क्या है, कुछ इस तरह से हम डायग्राम के थ्रू चेक करते हैं. तो जो हमारा सैंपल रहता है, जो हमारा सैंपल का सरफेस है, हमको पता है कि जो यहाँ टिप लगी है वो पूरे सरफेस को स्कैन करके 3D इमेज देगी उस सैंपल सरफेस की कंप्यूटर स्क्रीन पे. अब जो सैंपल का जो सरफेस है वो इवन नहीं रहता, वो अनइवन होता है. अनइवन होने का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो एटम्स है, देखो कुछ ऊपर हैं सरफेस पे, कुछ नीचे हैं, कुछ यहाँ इधर है, तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. तो अब जो टिप रहेगी, टिप और सैंपल के बीच में जो हमने कहा था कि जो डिस्टेंस है, जैसे कि यहाँ पे ये इतना डिस्टेंस है इनका फ्यू एंगस्ट्रॉम्स का, और अगर यही टिप यहीं पे ही है और सरफेस जो है अब क्या है, थोड़ा नीचे है, इसका एटम यहाँ है, तो ये डिस्टेंस तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, ठीक है. तो यहाँ पे करंट अलग मिलेगा, यहाँ करंट अलग मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा इन दोनों के मीडियम में है, तो करंट टिप तो वहीं की वहीं पड़ी रहेगी, तो करंट यहाँ अलग मिलेगा. तो ये क्या है, कांस्टेंट करंट इमेजिंग. तो हमें क्या चाहिए, कांस्टेंट करंट चाहिए. कांस्टेंट करंट कैसे मिलेगा इसी सरफेस के ऊपर, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा टिप और सरफेस के एटम के बीच में, सैंपल की सरफेस के एटम और टिप के बीच में जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, टनलिंग करंट उतना ही कम होता जाएगा. जैसे कि ए और ये जो ए पोजीशन मैंने बनाई एक सरफेस की, सैंपल की सरफेस की, ए और टिप के बीच में डिस्टेंस कम है, तो यहाँ टनलिंग करंट ज़्यादा मिलेगा. बी सरफेस और टिप के बीच में अगर ये फर्स्टली यहाँ टिप प्लेस्ड है, तो डिस्टेंस देखें तो काफ़ी ज़्यादा है, तो करंट बहुत कम मिलेगा. तो हमें चाहिए कांस्टेंट करंट. कांस्टेंट करंट बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं कि जो टिप होती है, हम इतना डिस्टेंस यहाँ है, हम कोशिश करते हैं कि टिप को उस अकॉर्डिंग मूव करवा दे उस सरफेस के पास कि करंट जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट बना रहे. कि यहाँ पे मान लो अगर मेरा 5 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस था ए सरफेस और टिप के बीच में, तो अगर टिप यहाँ है और ये बी सरफेस काफ़ी नीचे है अनइवन होने की वजह से, तो टिप को मैं थोड़ा नीचे मूव करा दूंगी ताकि फिर से डिस्टेंस कितना आ जाए, 5 एंगस्ट्रॉम. फिर सी वाला थोड़ा सा ऊपर है, फिर मैं थोड़ी टिप ऊपर मूव करवा दूंगी और फिर कितना बना रहे, 5 एंगस्ट्रॉम. तो डिस्टेंस अगर कांस्टेंट बना रहेगा टिप और सैंपल सरफेस के बीच में, तो कांस्टेंट करंट आ जाएगा. तो इसको कहते हैं कांस्टेंट करंट इमेजिंग. तो ये फीडबैक मैकेनिज़्म यूज़ किया जाता है जो कांस्टेंट करंट प्रोड्यूस कराता है. कैसे? कांस्टेंट वोल्टेज अप्लाई करा के सैंपल के बीच में, और जो वर्टिकल पोजीशन है टिप की
अल्टर मतलब उसको चेंज की जाती है ताकि कांस्टेंट सेपरेशन बनी रहे, कांस्टेंट सेपरेशन सैंपल और टिप के बीच में कांस्टेंट डिस्टेंस बना रहे। देन देयर इज़ कांस्टेंट हाइट इमेजिंग। तो अब कांस्टेंट हाई इमेजिंग में क्या होता है कि हाइट मतलब ये जो डिस्टेंस, ये सेपरेशन है टिप और सैंपल सरफेस के बीच में, ये कांस्टेंट रहता है, टिप को मूव नहीं करवाया जाता। इसके अंदर भी हमको 3D इमेज मिलती है सरफेस के स्ट्रक्चर की। इससे हमें पता क्या चलता है कि जो हमारा सरफेस का स्ट्रक्चर है वो किस तरह से है, कैसा है। वो कैसे पता चलेगा सरफेस का स्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि हमें पता है कि अगर अब डिस्टेंस इधर कम है ए सरफेस के साथ तो यहाँ करंट ज़्यादा मिलेगा, टनलिंग करंट। बी के साथ डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, पहले कम था तो करंट ज़्यादा, अब डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो करंट कम मिलेगा। फिर डिस्टेंस बी से थोड़ा सा कम है पर ए से तो ज़्यादा ही है, तो यहाँ भी करंट क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा बी के कंपैरेटिवली, लेकिन ए के कंपैरेटिवली करंट कम रहेगा। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि जैसे जैसे करंट वेरी होता जाएगा तो हमें पता चलता रहेगा कि स्ट्रक्चर जो है सरफेस का वो भी चेंज हो रहा है। कभी सरफेस का स्ट्रक्चर थोड़ा पास है टिप के साथ तो मतलब यहाँ पे कैसे हम देख सकते हैं कि एटम्स पास आ रहे हैं टिप के। बाद में देखा कि करंट कम हो गया, इसका मतलब अब सरफेस थोड़ा दूर जा रहा है। फिर करंट इंक्रीज कर रहा है, फिर सरफेस पास आ रहा है। तो इससे हमें सरफेस के बारे में नॉलेज मिल जाती है, जो स्ट्रक्चर का जो सरफेस है उसके बारे जो सैंपल का जो सरफेस है उसके स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज मिल जाएगी कि वो किस तरह से वेरी कर रहा है। क्योंकि अनइवन है तो पता चल जाएगा कि कितना एक अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और पता कैसे चलेगा, करंट के थ्रू, कि जैसे जैसे करंट वेरी करेगा वैसे वैसे हमें सरफेस के बारे में पता चलेगा। तो इन दिस मोड द हाइट ऑफ द प्रोब टिप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सैंपल इज केप्ट कॉन्स्टेंट। हाइट जो है वो कॉन्स्टेंट रखी जाती है। तो इस केस में हम इस केस को जो स्टडी करते हैं उसमें कांस्टेंट वेरिएशंस की जाती हैं। कांस्टेंट वेरिएशन को स्टडी कर सकते हैं किसकी, सरफेस के स्ट्रक्चर की, और हमें 3D इमेज इसके अंदर मिलती है। ठीक है, ये दो मोड ऑफ ऑपरेशन है। सो हियर आर सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ STM. फर्स्टली वी स्टडी एडवांटेजेस. So first advantages is STMs are versatile. STM versatile होते हैं। ये अल्ट्रा हाई वैक्यूम, एयर, वाटर और अदर लिक्विड एंड गैसेस में भी यूज़ किए जा सकते हैं। STM 3D प्रोफाइल देते हैं सरफेस की, जो रिसर्चर्स को हेल्प करते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी रफनेस और उनके मोलिकुलर साइज़ के डिफेक्ट्स को जानने में। तो और इनसे लेटरल रिपल्शन जो 0.1 नैनोमीटर और 0.01 नैनोमीटर की रेजोल्यूशन तक भी, की डेप्थ तक भी अचीव की जा सकती है STM के थ्रू। देन देर आर सम डिसएडवांटेजेस, दीज आर लाइक, फर्स्टली ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। इनको ऑपरेट करने के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट रहती है, कोई एक्सपीरियंस पर्सन ही इन्हें ऑपरेट कर सकता है। और जो STM है उसके लिए जो सरफेस है वो काफ़ी क्लीन होना चाहिए और एक्सीलेंट वाइब्रेशन कंट्रोल होना चाहिए जब हम उसको ऑपरेट करते हैं सिंगल एटम टिप का। ओके।